माइक चल रही है ना। आइए देखिए, हमने आपने बिहार के संदर्भ में हमने आपने पिछली क्लास में देखा था। वास्तव में हमने आपको बता रखा था कि कौन कौन से वंश आपने पिछले 3 वंशावलियों को लगभग पढ़ रखे हैं। आज हम आप स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश। तब हम आप देखेंगे कि वास्तव में बिहार के संदर्भ में मौर्य वंश की क्या भूमिका है, उसके संदर्भ में जानेंगे, क्योंकि आपको बिहार स्पेशल देना है, आपको बिहार का एग्जाम देना है। उसके संदर्भ में आइए देखते हैं। आप इसके पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि वास्तव में कौन कौन सी वंशावली थी। तब मैंने आपको बता रखा था, जो आपका हर्यक वंश था, हर्यक वंश देखा था, सुनाग वंश देखा था, उसके बाद आपने नंद वंश देखा था। नंद वंश के बाद हम आप चौथे वंश की बात करते हैं, तो हमें आपको जो चौथा वंश मिलता है, ये चौथा वंश मिलता है मौर्य वंश। जब हम आप मौर्य वंश की बात करते हैं, तो मौर्य वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलता है? मौर्य वंश का टाइम पीरियड 323 से लेकर 185 बीसी तक का टाइम पीरियड मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए, जो स्रोत होते हैं वो स्रोत हमें से 3 प्रकार के हमें मिलते हैं। जब स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका साहित्यिक स्रोत होता है, एक आपका साहित्यिक स्रोत होता है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत होता है, और एक आपका विदेशियों का विवरण होता है। मैंने कहा एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक विदेशियों का विवरण होता है। अब ऐसी स्थिति में हमें आपको देखने को मिलता है कि मौर्य वंश के कौन कौन से प्रमुख स्रोत मिलते हैं, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तब आप देखते हैं कि हमने आपको बता रखा कि वास्तव में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उस कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये जानकारी मिलती है कि कोई एक मौर्य वंश था। उसके अलावा हमें आपको जो विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस है, उससे हमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज की जो इंडिका है, मेगस्थनीज की इंडिका से कहा जाता है, हमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। यूनानी लेखक कहा जाता है जो जस्टिन होता है, जस्टिन से के वृत्तांत से कहा जाता है, हमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। और अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों से हमें आपको किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। आप देखिए, अब इसी में आपको साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आप कह सकते हैं आपके विदेशियों का विवरण। देखिए, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों का विवरण, क्योंकि अर्थशास्त्र आपका एक साहित्य है, यानी वहां जानकारी मिलती है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस जो है वो भी एक प्रकार का साहित्य है, यानी साहित्यिक स्रोत हो गया। मेगस्थनीज और यूनानी लेखक की जो कहा जाता है आपकी रचना है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका विदेशियों का विवरण हो गया। अशोक के अभिलेख की बात करते हैं तो वो आपका क्या हो गया? पुरातात्विक स्रोत हो गया। तब आपने देखा कि वास्तव में ये सब के सब आपके स्रोत हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न वास्तव में मौर्य वंश के बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, या विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस संबंधित है तो आप बताएंगे हाँ। मेगस्थनीज की इंडिका को भी पूछेगा तो भी बताएंगे हाँ, और आपसे अगर ये पूछता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो भी बताएंगे हाँ। अब देखिए, हमें आपको देखने को मिलता है इस मौर्य वंश के 3 प्रमुख शासक मिलते हैं, उसके बाद कई अन्य शासक होते हैं। जब हम आप इन 3 प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो इन 3 प्रमुख शासकों में एक चंद्रगुप्त मौर्य आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र बिंदुसार आता है, और बिंदुसार का पुत्र अशोक होता है। ये 3 प्रमुख शासक है। उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी आते हैं, जो कि वो कहा जाता है उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, तो वो उतने कहा जाता है कि प्रभावी रूप में नहीं रहते हैं। प्रभावी रूप में हम आप देखते हैं पूछा आता है मगध का उत्कर्ष किसके काल में होता है, हमें आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध का उत्कर्ष होता है। यानी कह सकते हैं कि मगध बहुत तेजी से विकास की प्रक्रिया में आता है, बहुत तेजी से विस्तार होना शुरू होता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो होते हैं, कहा जाता है कि वास्तव में आचार्य चाणक्य कहा जाता है उनके गुरु होते हैं, और कहा जाता है कि वास्तव में अंधकार से उसका जीवन कहा जाता है प्रकाश की तरफ कैसे बढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ा, कहा जाता है कि आचार्य के कौटिल्य के मिलने से। तब हमने आपने देखा कि वास्तव में मौर्य वंशावली, यानी कह सकते हैं कि धनानंद की कहा जाता है कि धनानंद की सत्ता को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता को प्राप्त किया, और सत्ता को प्राप्त किया तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा होगा 323 से 298 बीसी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड होता है। इसने धनानंद की सत्ता को समाप्त करके कहा जाता है सत्ता को प्राप्त किया, क्योंकि धनानंद की जो सत्ता थी वह कहा जाता है कि वास्तव में एक थोड़ी सी अराजक सत्ता थी। हमें आपको देखने को मिलता है कि पूछा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है, तो आप बताते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म है 345 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। पूछा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो गद्दी पर बैठा कब बैठता है, वो 323 बीसी में कहा जाता है गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है शासन में आता है, चूंकि कहा जाता है इसके पहले धनानंद का शासन होता है, तो धनानंद के शासन से मुक्त करा पाना इतना आसान भी नहीं था। आचार्य कौटिल्य और कहा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य दोनों कहा जाता है कि संयुक्त होकर कहा जाता है इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, और महानंद की अराजक सत्ता से कहा जाता है सभी को मुक्ति दिला पाए। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है जब उन्होंने मगध को प्राप्त किया, तो मगध को प्राप्त करके उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, कहा जाता है उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आपसे पूछा जाता है कि जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ है, आपको पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना है, पटना का कुम्हरार जो है क्षेत्र, पटना का कुम्हरार क्षेत्र जो है वो कहा जाता है वर्तमान में वहां है आपका पाटलिपुत्र। जो पूछेगा, चूंकि बिहार स्पेशल का एग्जाम देना है इसलिए आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी।
आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो मगध का यानी कह सकते हैं जब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजकीय चिन्ह क्या होता है, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजकीय चिन्ह जो होता है मयूर होता है। आपसे पूछा जाता है इनकी भाषा क्या होती है, पाली भाषा होती है। पूछा जाता है कि वास्तव में इनका शिक्षा केंद्र कहाँ था, यानी कहा जाता है ये शिक्षा कहाँ से अर्जित किए थे, तो आप बताएंगे वास्तव में इन्होंने शिक्षा तक्षशिला से अर्जित की थी। आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपसे बहुत पूछी जाती है, आपसे ये पूछा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने किसने क्या क्या कहा। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में सेंडोकोट्स किसने कहा, स्ट्रैबो जस्टिन और कह सकते हैं कि एरियन, स्ट्रैबो जस्टिन और एरियन की जो रचना होती है या ग्रंथ जो होता है स्ट्रैबो जस्टिन और एरियन ग्रंथ में पूछा जाता है इनका नाम क्या मिलता है, इनका नाम सेंडोकोट्स मिलता है। जबकि एंड्रोकोट्स की बात करते हैं तो पूछा जाता है इनका नाम एंड्रोकोट्स कहाँ मिलता है, प्लूटार्क और एपियान्स की ग्रंथ में हमें आपको इनका नाम क्या मिलता है, एंड्रोकोट्स मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त कहाँ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। अब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में एक कहा जाता है कि वास्तव में एपियान्स यानी एपियान्स की संधि कब होती है। देखिए सिकंदर उस टाइम कहा जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आने ही वाले थे। सत्ता में आने के बाद भी भारत में कहा जाता है एक यूनानी और ईरानी आक्रमण होता है। उसी समय जब हम आप यूनानी आक्रमण की बात करते हैं तो उस यूनानी आक्रमण में हमें आपको कौन मिलता है, वास्तव में हमें आपको सिकंदर मिलता है। जो सिकंदर होता है कहा जाता है कि वास्तव में सिकंदर की प्रक्रिया से कहा जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, कहा जाता है सत्ता में वास्तव में सिकंदर से यानी कह सकते हैं बाहरी आक्रमणकारियों से मुक्त करा देते हैं। और जब मुक्त कराते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में मुक्तिदाता के रूप में किसका नाम लिया जाता है। हमें आपको कहा जाता है कि जो बेड़ियां थी, जो जंजीरें थी, और कहा जाता है कि वास्तव में इस दासों की जो प्रथा थी इससे मुक्ति दिलाने वाला कौन था, ये वास्तव में मुक्ति दिलाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। तब आपसे पूछा जाता है मुक्तिदाता के रूप में किसे कब माना जाता है, मुक्तिदाता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। देखिए जब यही सिकंदर यहाँ से चला जाता है तो चूंकि सिकंदर विश्व विजय की योजना बना के रखा था और उसी का कहा जाता है कि वास्तव में जो एक उत्तराधिकारी के रूप में ही कह सकते हैं, उसी का जो उत्तराधिकारी होता है वो आपका ये होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने कहा जाता है जो अभियान सिकंदर जीत नहीं पाया था, जो अभियान विजित नहीं कर पाया था, तो वास्तव में कहा जाता है कि वो वास्तव में अपने शासक का कहा जाता है कि उन पूरा कह सकते हैं उन सपनों को वो पूरा करना चाहता था। ऐसी स्थिति में कहा जाता है वो आक्रमण करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है उसे उसमें पराजित कर देता है सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को जब पराजित कर देता है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है एपियान्स में कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि होती है। पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं, जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो संधि होती है उसी को क्या कहते हैं हम आप, एपियान्स की संधि। इस संधि के तहत होता क्या है, इस संधि के तहत हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में जो सेल्यूकस निकेटर होता है वह सेल्यूकस निकेटर अपना एरिया, आर्कोसिया, जेड्रासिया, कंधार इत्यादि का क्षेत्र कहा जाता है, यही से क्या कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। और यहाँ तक कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर देता है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह पूछा जाता है किसे कहते हैं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह ही प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में अलग अलग स्रोतों में इन्हों क्या कहा जाता था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का कहाँ बताया, मौर्य कुल का कहाँ बताया गया है, तो आप बताएंगे पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने कहा जाता है एक तरीके का आंकड़ा लगाया क्या कि नहीं फला नहीं फला जाति के होंगे। इतिहासकार कहा जाता है इसे मौर्य कुल के कहते हैं। मुद्रा राक्षस और गुंडी राज में ये कहा गया कि संभवतः यह किसका पुत्र होता, संभवतः यह मुरा का पुत्र था, और या कह सकते हैं या मुरा इसकी दादी थी। नेक्स्ट बात देखने को मिलता है, आपसे पूछा जाता है बौद्ध ग्रंथ या महावंश में क्या मिलता है, ये मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कहा जाता है मौर्य नगर के क्या थे, प्रमुख थे। अब आइए बात करते हैं हम आप कि वास्तव में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया तो उस शासन प्रणाली के अंतर्गत हमें आपको देखने को मिलता है कि इस मगध की जब वो सत्ता को प्राप्त करते हैं तो उस सत्ता में कहा जाता है उनका राज्य विस्तार क्या होता है। हम आप जब उनके राज्य विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर में कहा जाता है कि वास्तव में हमें आपको देखने को मिलता है अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग मिलता है, लेकिन आप देखेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो आपको जो उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम का क्षेत्र मिलता है। तब ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि उत्तर में चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह से राज्य विस्तार किया कि वास्तव में उत्तर में इनका राज्य विस्तार कश्मीर तक था, जबकि दक्षिण में इनका विस्तार, उत्तर में हमने कहा कश्मीर तक, दक्षिण में आपको उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र मिल जाता है, पूरब में पश्चिम बंगाल तक था, जबकि पश्चिम में आपको सौराष्ट्र गुजरात तक मिल जाता है। हालांकि कहा जाता है कि भारत में यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इनका विस्तार किन क्षेत्रों तक मिलता है, जो ईरान का, यानी हम आप उत्तर पश्चिम की बात करें तो पूरा का पूरा जो ईरान और अफगानिस्तान का क्षेत्र होता है वहां तक ये विस्तार मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
पूछा जाता है कि वास्तव में किसके अनुसार ये माना गया कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये माना गया, जैन ग्रंथों के अनुसार माना गया कि वहाँ 12 वर्षों का अकाल पड़ा। वास्तव में इन अकालों या इसे दुर्भिक्ष भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो सहगौरा अभिलेख होता है उस सहगौरा अभिलेख से कहा जाता है हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो कहा जाता है कि अकाल पड़ा या दुर्भिक्ष पड़ा, वास्तव में इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे सहगौरा अभिलेख से। पूछा जाता है कि वास्तव में कहा जाता है इसी अकाल की वजह से ये क्षुब्ध हो जाने के कारण सत्ता अपने पुत्र को दे देते हैं। इनके पुत्र को कहा जाता है सत्ता के लिए बिल्कुल भी लड़ना झगड़ना नहीं पड़ता है, ये अपने पुत्र को सत्ता हस्तांतरित कर देते हैं और ऐसी स्थिति में कहा जाता है ये चले जाते हैं जैन गुरु भद्रबाहु होते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं। और जैन गुरु भद्रबाहु के संपर्क में आकर कहा जाता है कि वास्तव में उन्होंने जैसा बताया और उन्होंने कहा जाता है उपवास के तहत अपने शरीर का त्याग किया। जो उपवास के तहत शरीर का त्याग किया वो कहाँ किया, वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किया। तब जैन ग्रंथों में उपवास के तहत जब शरीर को त्याग किया जाता है तो पूछा जाता है उसे क्या कहा जाता है, हम आप उसी को संलेखना पद्धति कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में आत्महत्या को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आत्महत्या को जैन ग्रंथ में क्या कहा जाता था, वास्तव में वो क्या था, संलेखना पद्धति। जिस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग उपवास करके कहाँ किया था, श्रवणबेलगोला में। पूछा जाता है किस पद्धति के अनुसार, तो आप बताएंगे कि वास्तव में संलेखना पद्धति के अनुसार। ये संलेखना पद्धति किससे संबंधित है, जैन धर्मों से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा था कि वास्तव में सुदर्शन झील का निर्माण किसके काल में हुआ, तब आप बताएंगे जो सुदर्शन झील का निर्माण होता है वो वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होता है। या तो ये पूछेगा या थोड़ा सा और डीप में जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा सुदर्शन झील के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इस झील के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है गिरनार अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि वास्तव में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो उसका निर्माण हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके द्वारा कराया था, माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल होता है पुष्यगुप्त वैश्य ने। तब आपसे पूछा जाता है सुदर्शन झील का संबंध है पुष्यगुप्त वैश्य आए, तो आप ध्यान रखिएगा चूंकि उनका कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल होता है और जिसने कहा जाता है कि वास्तव में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वह वास्तव में बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। और आप जानते हैं बंगाल बिहार सब एक में ही कहा जाता है सम्मिलित किया गया था। तब हमें आपको महास्थान अभिलेख के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि वास्तव में बंगाल बिहार सब एक में मिला लिया गया था। अब देखिए 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है। 12 वर्षों के अकाल के कारण कहा जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वह कहा जाता है कि बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं। क्षुब्ध हो जाने की स्थिति में आपने देखा कि वास्तव में उन्होंने अपने पुत्र को सत्ता स्थानांतरित कर दी। जब अपने पुत्र को सत्ता स्थानांतरित कर दी तो वास्तव में अब कौन आता है, वास्तव में उनका पुत्र आता है बिंदुसार। जब हम आप उनके पुत्र बिंदुसार की बात करते हैं तो हमें आपको देखने को मिलता है उनका पुत्र होता है बिंदुसार। अब बिंदुसार शासन में आएगा। जब बिंदुसार शासन में आएगा तो वास्तव में कहा जाता है बिंदुसार को किसी बिना लड़ाई झगड़े के बिना संघर्ष के कहा जाता है सत्ता प्राप्त होती है। जब बिना संघर्ष के सत्ता प्राप्त होती है, अभी आपने देखा कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, आचार्य चाणक्य है, जो वास्तव में कहा जाता है कि उनके साथ एक कहा जाता है विशेष अभियान में कहा जाता है सम्मिलित रहे और उस विशेष अभियान के तहत कहा जाता है इन्हें सत्ता दिलाई। अब उसी हम आप बिहार में उसी मगध राजवंश की बात करते हैं। उस मगध राजवंश में मौर्य वंश में एक दूसरा शासक आता है बिंदुसार। कहा जाता है कि वास्तव में इस बिंदुसार को बिंदुसार नाम से आप कैसे जानेंगे, माना ऐसा जाता है कि आचार्य चाणक्य के द्वारा इनकी पत्नी दुर्धरा जो थी, इनकी पत्नी दुर्धरा को कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देने के कारण, और क्योंकि आने वाली संतानों पर किसी विष कन्या का प्रभाव ना हो इसके लिए थोड़ा थोड़ा जहर देने के कारण कहा जाता है कि उनके माथे पर एक निशान बन गया, जिसे आपने क्या कहा कि वास्तव में उसी निशान के कारण इनका नामकरण जब हुआ तो उन्हें बिंदुसार कहा गया। अब फिलहाल आइए बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार का टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलता है। बिंदुसार का टाइम पीरियड 258 बीसी से आपको 272 बीसी का टाइम पीरियड मिलता है। कहा जाता है हम आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो उन्होंने कुल 25 वर्षों तक शासन किया था। हमें आपको जब बिंदुसार की बात मिलती है तो बिंदुसार ने कहा जाता है कुल 26 वर्षों तक शासन किया था। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में अभी तक आप देखते हैं कि वास्तव में जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो किसके अनुयायी होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं कहीं ना कहीं जैन धर्म के संपर्क में आ गए थे, वो उनके अनुयायी माने जाते हैं। जबकि बिंदुसार जो होता है पूछा था वो किसका अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था ये आजीवक संप्रदाय एक नास्तिक संप्रदाय था, एक आस्तिक संप्रदाय था। वास्तव में आजीवक संप्रदाय का संबंध किससे है, आस्तिक संप्रदाय से है, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संबंध किससे है, नास्तिक संप्रदाय से है।
तब आप देखते हैं वास्तव में आरंभ में कहा जाता है जो इनके पिता के प्रधानमंत्री यानी होते हैं, और कहा जाता है आरंभ में इनके भी प्रधानमंत्री वही होते हैं आचार्य चाणक्य। बाद में कहा जाता है कि वास्तव में इन्हें आचार्य चाणक्य को हटाकर कहा जाता है किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया, खट्टाल को कहा जाता है ये अपना प्रधानमंत्री बनाए। मैंने बताया कि वास्तव में इनकी माता का नाम दुर्धरा होता है। आपसे ये पूछा जाता है कि वास्तव में इस बिंदुसार को अलग अलग स्थानों पर क्या कहा जाता है। वास्तव में कहा जाता है कि विश्व विजय की नीति इसकी भारत में कहा जाता है शासन प्रणाली की नीति और भारत के पूरे राज्य विस्तार की जो नीति आती कहा जाता है बिंदुसार में भी अपने पिता की ही तरह मिलती है, जिस तरीके से उनके पिता अभी तक राज्य विस्तार करते आए थे। हमें आपको देखने को मिलता है कि वास्तव में इनको अलग अलग स्थानों पर क्या क्या कहा जाता है। तब आप बताते हैं कि पूछा जाता है वायु पुराण में इनका नाम क्या मिलता है। आप बताते हैं कि वास्तव में वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है। या तो आपसे सीधा पूछेगा निम्न में से किसी भद्रसार कहा गया है, तब आप बताएंगे कि बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है, इसी बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। आपसे पूछा जाता है अमित्रघात या अमित्रचेट्स कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में कहा जाता है इसे अमित्रघात या अमित्रचेट्स कहा गया है। अमित्रघात या अमित्रचेट्स कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से अमित्रघात या अमित्रचेट्स किसका नाम है, तो आप बताएंगे कि वास्तव में यूनानी लेखक में किसको कहा गया है, यूनानी लेखक में आपके बिंदुसार को कहा गया है। आपसे पूछा जाता है किसे सिंहसेन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इसी को क्या कहा जाता है, जैन ग्रंथों में इसी को सिंहसेन कहा जाता है। हालांकि स्ट्रैबो के संदर्भ में अभी तक आज तक तो पूछा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एलिट्रोकेट्स पूछा जाता है कहाँ कहा गया, इसी को स्ट्रैबो ने कहा जाता है। स्ट्रैबो और एरियन जस्टिन के जो ग्रंथ होते हैं उसमें से स्ट्रैबो लिखता है कि वास्तव में इसको क्या कहा, एलिट्रोकेट्स कहा। आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वाला फिर से पूछा गया है, चीनी व्यूरन में निम्न में से किसे बिंदुपाल कहते थे। आप बताएंगे बिंदुसार को चीनी व्यूरन में क्या कहते थे, बिंदुपाल कहते थे। अब आइए थेरवाद परंपरा के देखिए, जब बात करते हैं कि वास्तव में ये किस धर्म का अनुयायी होता है, किस धर्म को मानने वाला होता है, माना ही जाता है थेरवाद परंपरा के अनुसार जो बिंदुसार होता है वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होता है, यानी ब्राह्मण धर्म को मानने वाला होता है। जबकि दिव्यदान के अनुसार ये माना जाता है कि वास्तव में ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। स्टार्टिंग में बता के रखे हैं कि वास्तव में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, किससे संबंधित है बिंदुसार, तो आप बताएंगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आपसे पूछा जाएगा ये जानकारी कहाँ से मिलती है, दिव्यदान से मिलती है कि वास्तव में क्या था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में चूंकि उसी समय कहा जाता है जो सीरिया का शासक एंटियोकस होता है वह कहा जाता है अपने राजदूत डाइमेकस को कहाँ भेजता है, अपने राजदूत डाइमेकस को कहा जाता है बिंदुसार के दरबार में भेजता है। अब जब भेजोगे तो जाहिर सी बात है बातचीत होगी। अब उसी समय कहा जाता है बिंदुसार क्या करता है, बिंदुसार ने कहा जाता है इसी जो है सीरिया का शासक एंटियोकस होता है, जब यह अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजता है तो कहा जाता है कि वास्तव में जो बिंदुसार होता है सीरिया के शासक एंटियोकस से कहा जाता है कि बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी थी। 3 वस्तुएं मांगी, पूछा था ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से किस शासक ने 3 वस्तुएं मांगी थी, वो 3 वस्तुएं कौन होती हैं। आप कहते हैं मदिरा होती है, सूखी अंजीर होती है और दार्शनिक होते हैं। देखिए मदिरा सूखी अंजीर कहा जाता है कि जो डाइमेकस होता है जो एंटियोकस होता है सीरिया का शासक, उसने कहा जाता है मदिरा और सूखी अंजीर तो दे दी थी, क्या नहीं दिया, उसने नहीं दिया दार्शनिक। उसने कहा कि दार्शनिक आदान प्रदान की विषय वस्तु नहीं होती है, तो हमें आपको देखने को मिलता है दार्शनिक नहीं प्राप्त होता है। कहा जाता है जो मिस्र का राजा टालमी द्वितीय के काल में कहा जाता है जो डायनोसिस नामक राजदूत होता है वह बिंदुसार के राज्यसभा में कहा जाता है एंट्री करता है। हमें आपको देखने को मिलता है कि इसी बिंदुसार के काल में ही इसका पुत्र जो अशोक होता है कहा जाता है अशोक को उसी के काल में दिव्योदान के अनुसार ये माना जाता है कि अशोक जो था अवंती का उपराजा बनाया गया था, चूंकि कहा जाता है कि वह शासन प्रशासन करने में थोड़ा सा कुशल था। और उसी समय कहा जाता है बिंदुसार, आपसे पूछा जाता है किसके काल में तक्षशिला में विद्रोह होता है, आप बताएंगे बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह होता है। उसी विद्रोह को दबाने के लिए कहा जाता है कि जो बिंदुसार होता है प्रथम बार अशोक को भेजता है और द्वितीय बार कहा जाता है सुसीम को भेजता है। और हमें आपको देखने को मिलता है कि लगभग कहा जाता है 272 बीसी में इसकी कहा जाता है मृत्यु हो जाती है। अब इसका एक अगला शासक आएगा। अब यही कहा जाता है कि वास्तव में उत्तराधिकारी के संदर्भ में संघर्ष चलेगा। इसी के काल के बाद हमें आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में उत्तराधिकार के संदर्भ में संघर्ष मिलेगा। किसके संदर्भ में, क्यों मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे ये जो कहा जाता है कि बिंदुसार के पुत्र होते हैं, बिंदुसार का पुत्र आपको एक अशोक भी मिलेगा। कहा जाता है कि वास्तव में ये जो अशोक होता है माना ऐसा जाता है कि वास्तव में यहाँ उसके संदर्भ में यानी उत्तराधिकार लेने के संदर्भ में बहुत तेज तीव्रता से संघर्ष होता है और उसमें संघर्षकर्ता के रूप में हमें आपको कौन मिलता है, उस संघर्षकर्ता के रूप में हमें आपको अशोक भी मिलता है। अशोक माना जाता है कि वास्तव में जब इनकी मृत्यु हुई यानी बिंदुसार की मृत्यु हुई उसके बाद कहा जाता है कि वास्तव में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थितियां थी और 4 वर्षों तक कहा जाता है यह संघर्ष चलता रहा। 4 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, यानी 268 से लेकर 273 तक कहा जाता है ये संघर्ष चलता रहा। 273 से लेकर 268 तक, उल्टा बोल दिया हमने, 273 से लेकर 268 तक कहा जाता है ये संघर्ष चलता रहा। और
4 वर्षों के संघर्ष के बाद 268 में, इस चार वर्षों के संघर्ष के बाद कहा जाता है 268 में अशोक क्या बनता है, अशोक मगध का सम्राट बनता है। अशोक क्या बनता है, मगध का सम्राट माना ऐसा जाता है। अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग जानकारी मिलती है। उसी में एक सिंगली अनुस्रोत होता है। सिंगली अनुस्रोतों के अनुसार ये मिलता है कि वास्तव में जो अशोक होता है, यह अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके कहा जाता है सत्ता को प्राप्त किया था। माना ऐसा जाता है कि वास्तव में स्टार्टिंग से ही बहुत निर्दयी टाइप का होता है और इतनी निर्दयता इसमें विद्यमान होती है, कहा जाता है इसे बहुत ही क्रूर शासक माना गया। इसीलिए आरंभ के कालों में पूछा जाता है कि वास्तव में यह किस नाम से प्रसिद्ध रहा। यही अशोक आरंभ के कालों में चंडाशोक के नाम से प्रसिद्ध रहा। कहा जाता है जब ये कलिंग युद्ध हो जाता है उसके बाद कहा जाता है यही अशोक कहा जाता है किस नाम से प्रसिद्ध होता है। माना ऐसा जाता है कि वास्तव में ये जो अशोक होता है, जिसको मैंने आपको बता रखा था कि वास्तव में जब मैंने आपको उनको बताया होगा उदयन को, तब मैंने आपको बताया होगा कि उदयन के काल में इसी पाटलिपुत्र को क्या कहते थे, कुसुम नगर कहते थे। कहा जाता था ये अशोक इतना नृशंस इतना निर्दयी था। माना ऐसा जाता है कि वास्तव में उसने अगर कोई स्त्री उसे देखकर हंस देती थी या किसी प्रकार का उसको अपना विरोधी समझ में आता था तो वास्तव में वह उसकी हत्या कर देता था। माना जाता है पाटलिपुत्र में उसने 500 स्त्रियों की हत्या करके वहां फेंकवा दी। इसीलिए पाटलिपुत्र को अशोक के काल में क्या कहते थे, नरक नगर कहते थे। आपसे पूछा था नरक नगर की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे अशोक ने की। आपसे पूछा था कुसुम नगर की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे उदयन ने की। किसी को इसी पाटलिपुत्र को ही उदयन के काल में कुसुम नगर और कह सकते हैं अशोक के काल में क्या कहते थे, नरक नगर। अब क्या होता है, अशोक के अंदर इतनी महत्वाकांक्षा होती है कि मात्र कहा जाता है कि एक यही कलिंग का क्षेत्र होता है, यही जो आपका उड़ीसा में कलिंग होता है, इसी कलिंग पर कहा जाता है अशोक का अधिकार नहीं होता है। और कहा जाता है अशोक को ये बात बहुत खटकती है कि कलिंग भी हमारा हो। ऐसी स्थिति में कहा जाता है वह कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग पर आक्रमण करके कहा जाता है कि वास्तव में उस कलिंग को अपना बनाता है। तब ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उसी समय आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में वह कौन सा टाइम पीरियड होता है जब अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। माना ऐसा जाता है कलिंग युद्ध में बहुत अधिक रक्तपात हुए और इसमें कहा जाता है महिला और बच्चों की स्थिति बहुत बुरी होती गई। कहा जाता है अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग जानकारी मिलती है। माना ऐसा जाता है कि अशोक ने उन महिला और उन बच्चों को मरते हुए देखा तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उसका हृदय परिवर्तित हुआ। माना ऐसा जाता है उसी कलिंग युद्ध में उसने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और उसने जियो और जीनो दो का नारा दिया। कहा जाता है विश्व का एकमात्र ऐसा शासक होता है जिसने जियो और जीने दो का नारा दिया। और अशोक के अनुसार ये बात मिलती है कि विचारों की जीत दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है। इसीलिए बलपूर्वक हम किसी को कुछ समय तक विजित कर पाते हैं और हमें जब अगर किसी को विजित करना है तो विचारों की जीत ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है। अंतोगत्वा कहा जाता है कि वास्तव में अशोक ने इसी कलिंग युद्ध के बाद जो अभी तक भेरी घोष और धर्म घोष करता था, भेरी घोष और कह सकते हैं युद्ध घोष की घोषणा करता था, अब वास्तव में अशोक कलिंग युद्ध के बाद इतना परिवर्तित हुआ, उस भेरी घोष और कह सकते हैं युद्ध घोष के स्थान पर उसने क्या किया, धर्म की घोषणा की या धम्म की घोषणा की। कहा जाता है अशोक ने पूरे साम्राज्य में कहा जाता है किसका विस्तार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहा जाता है वह बिल्कुल धार्मिक हो गया। हमें आपको देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में कहा जाता है कि वर्तमान तक विश्व का प्रथम सम्राट होता है जिसने कहा जाता है शस्त्र त्याग कर देश विदेश हर जगह किसका विस्तार किया, धर्म का विस्तार किया। और उस धर्म में किस धर्म का विस्तार किया, बौद्ध धर्म का। इसे यही समझ से मिलता है कि वास्तव में अशोक क्या होता है, अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तन होता है। और कहा जाता है इतने नृशंस व्यक्ति में इतना ड्रेस्टिक चेंज आना, कहा जाता है एक तरीके का अशोक को क्या बना दिया, अशोका द ग्रेट। क्योंकि मानव जो होता है कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर उसके अंदर गुणवत्ता बेहतर होती है, मानव बना रहे तो अच्छी बात, या तो मानव से महामानव बने या तो मानव के नीचे थोड़ा सा उसकी क्राइटेरिया नीचे जाती है तो वो दानव की स्थिति होती है। कहा जाता है कहीं ना कहीं अशोक दानव था, दानव से वो मानव और मानव से महामानव की स्थिति में आया, तब उसी को हम आप क्या कहते हैं, इसी वजह से हम आपको अशोक को अशोका द ग्रेट कहते हैं। देखिए अब कहा जाता है कि वास्तव में इसी बिहार की भूमि पर का आपने इस बिहार के संदर्भ में देखा कि अगर आपको ज्ञानी बनना है तो बिहार जाइए, क्योंकि आपने देखा कि बौद्ध धर्म का उदय और आपके कह सकते हैं गौतम बुद्ध के अलावा महावीर दोनों को देखा, उसके साथ साथ अन्य को भी देखा। उसके साथ आपने देखा इन महान शासकों को, अशोक जैसा शासक होता है जिसने कहा जाता है कि वास्तव में इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार किया। तब हमें आपको देखने को मिला कि महान शासकों की भूमि की भी अगर चर्चा करें तो महान शासकों की भूमि में भी हमें आपको कौन मिलता है, बिहार और मगध का क्षेत्र मिलता है। आप देखिए तब आपसे पूछा आता है कि वास्तव में इसके अशोक के अलग अलग नाम कहाँ से अलग अलग मिलते हैं। पूछा आता है अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे मास्की अभिलेख जो है, मास्की अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। आपसे पूछा आता है कि वास्तव में अशोक मौर्य कहाँ से मिलता है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख होता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से कहा जाता है अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। अशोक वर्धन पूछा जाता है, इसे कहाँ कहा जाता है, अशोक वर्धन आप बताएंगे इसको पुराणों में कहा जाता है। आपसे पूछा आता है कि वास्तव में अशोक वर्धन कहाँ कहा जाएगा, तो आप बताएंगे अशोक वर्धन इसको पुराणों में कहा जाता था।
आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में राजा अशोक कहाँ कहा जाता है। आप राजा अशोक की स्थिति देखेंगे तो निट्टूर अभिलेख में इसको राजा अशोक कहा जाता था। आपसे पूछा जाता है देवानाम प्रियदर्शी अशोक कहा जाता था, तो आप बताएंगे जो देवानाम प्रियदर्शी है गुर्जरा अभिलेख में इसको देवानाम प्रियदर्शी प्रिय अशोक राजा कहा जाता था। राजा अशोक देवानाम प्रिय कहाँ कहा जाता था। राजा अशोक, बार बार देवानाम प्रिय तो नहीं पूछता है, राजा अशोक आपसे पूछा जाएगा कि राजा अशोक देवानाम प्रिय कहाँ, पूरा नाम देगा तो आप बताएंगे कि वास्तव में उदय गोमल में कहा जाता था। प्रियदर्शी राजा कहा जाता है। हालांकि कांधार और बृहद शिलालेख, दीपवंश, महावंश ये तो ज्यादा नहीं पूछता है। आपसे पूछा जाएगा बराबर की गुफाओं से अशोक का नाम क्या मिलता है, तो बराबर की गुफाओं से अशोक का नाम प्रियदर्शी राजा मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध कहाँ कहा गया, भाब्रू बैराट शिलालेख में मिलता है कि वास्तव में इसका नाम क्या मिलता है, प्रियदर्शी राजा मगध। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से किस शासक को देवानाम प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे अशोक को। या जब आपसे ये पूछा जाएगा किस अभिलेख में कहा जाएगा, तो ये आपकी याद करने की विषय वस्तु है, तो आपको याद भी करना पड़ेगा। अब देखिए हमने आपको बताया कि वास्तव में ये अनुयायी किसका था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अभी तक कहा जाता है सबसे बड़ा प्रसारक कहा जाता है बौद्ध धर्म का कौन मिला, हमें आपको बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रसारक कहा जाता है मिलते हैं, तो हमें आपको अशोक मिल जाते हैं। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कहा जाता है अशोक ने खुद प्रचार प्रसार किया, अपने धर्माधिकारी और रज्जुकों को भी कहा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। कहा जाता है कि इसी अशोक का कई सारा विवाह हुआ था, जिसमें कहा जाता है एक पत्नी इनकी होती है देवी नाम से कहा जाता है, जो पत्नी होती है उसी से एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त होती है, जिसका नाम महेंद्र और संमित्रा होता है। कहा जाता है कि इनके पुत्र और पुत्री भी कहा जाता है धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, या अपने पुत्र और पुत्री को कहा जाता है, यानी महेंद्र और संमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में महेंद्र और संमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किए, तो आप बताएंगे श्रीलंका में। इसके अलावा मज्झंतिक होता है, आपसे सीधा नाम देगा, हो सकता है आपको नाम ना पता हो, तो निम्न से मज्झंतिक था, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसारक था। किस क्षेत्र के लिए था, कश्मीर और गांधार के क्षेत्र में कहा जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपसे पूछा जाता है महारक्षित कहाँ किया, महारक्षिता ने कहा जाता है, महारक्षित ने यूनान देश में कहा जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। महाधर्म रक्षित पूछा जाता है कहाँ किए, महाराष्ट्र में किए। आपसे पूछा जाता है महादेव ने कहा किया, महिष मंडल मैसूर। देखिए ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है निम्न में से किसके काल में इसका नाम महिष मंडल था। अशोक के काल में मैसूर को महिष मंडल कहा जाता था, या अशोक नहीं देगा तो आप बताएंगे मौर्य काल में मैसूर को महिष मंडल कहा जाता था, और इस महिष मंडल में कहा जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, महादेव ने किया। आपसे पूछा जाता है रक्षित ने कहा किया, रक्षित ने कनकवासी यानी कनवासी या कर्नाटक, कनवासी या कर्नाटक, यानी कनवासी को ही कर्नाटक कहा जाता था। धर्म रक्षित ने कहा किया प्रांतिक क्षेत्र में, मज्जिम ने कहा किया हिमालय देश में, सोना तथा उत्तरा ने कहा किया स्वर्ण भूमि में। आप देखते हैं कि वास्तव में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कौन सा ऐसा शासक होता है, कहा जाता है ये जो अशोक होता है आपके वर्तमान भारत तक कहा जाता है कोई भारत का ऐसा शासक नहीं मिला जो माना जाता हो कि वास्तव में इतने बड़े क्षेत्र पर कहा जाता है शासन किया हो। कहा जाता है कि वास्तव में ये जो आपको बलूचिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र मिलता है, इधर जो नेपाल मिलता है, इधर भूटान मिलता है, इधर म्यांमार मिलता है, ये बांग्लादेश कहा जाता है, यह वास्तव में अशोक के काल में यह सब क्या था, अशोक के काल में यह एक अखंड भारत था। कहा जाता है इतने बड़े राज्य विस्तार आज के वर्तमान भारत तक नहीं हो पाया। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कौन कौन सा क्षेत्र जब अशोक शासक था तो वास्तव में इसके अंडर में आता था, तो ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये आपका कह सकते हैं, इधर जो आपका नेपाल है, भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, अशोक कालीन साम्राज्य विस्तार के एरिया में आता था वास्तव में। तब आपसे सीधा सीधा अगर ये प्रश्न पूछा जाए उत्तर में कहां तक विस्तार था, उत्तर में आप बताएंगे कि वास्तव में हिंदुकुश तक, दक्षिण में आप बताएंगे मैसूर तक, पूरब में आप बताएंगे बांग्लादेश तक, और पश्चिम में आप बताते हैं कि वास्तव में हमें आपको पूरा का पूरा ईरान अफगानिस्तान इत्यादि क्षेत्र किसके अंडर में आता था, वास्तव में अशोक कालीन ये साम्राज्य था, यानी सबसे बड़ा साम्राज्य वर्तमान भारत तक कहा जाता है। इतने इससे बड़ा साम्राज्य अभी तक हमें आपको देखने को नहीं मिला, और अब तो हमने बहुत सारी भूमियां इसमें खो भी दी है, आप जानते हैं। आइए देखिए, कहा जाता है तब हमें आपको यही पहला शासक ऐसा होता है भारत का। देखिए भारत का यह पहला शासक होता है जिसने कहा जाता है कि वास्तव में अपने पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है उल्लिखित करवाए। उस पुरातात्विक स्रोतों में हमें आपको कौन मिलता है, उस पुरातात्विक स्रोतों में हमें आपको अभिलेख मिलता है। जो अभिलेखों की बात करते हैं तो पूछा जाता है कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं, यानी उसी अभिलेखों को 3 खंडों में बनाया गया। उसी अभिलेख के जो 3 खंड होते हैं, यानी कहा जाता है कि आपका होता है शिलालेख, शिलालेख के अलावा कहा जाता है आपका होता है स्तंभलेख, और स्तंभलेख के अलावा कहा जाता है आपका गुहालेख होता है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख होता है। जब हम आप शिलालेख की बात करते हैं तो कहा जाता है शिलालेख, यानी इसी शिलालेख को कहा जाता है कि 2 भागों में बांटा गया, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभलेख की बात करते हैं तो स्तंभलेख को भी 2 भागों में बांटा जाता है, बृहद और लघु। कहा जाता है एक गुहालेख होता है। अब बात सुनेगा,
देखिए ये जो शिलालेख है, कहा जाता है कि वास्तव में पत्थरों पर एक तरीके से कहा जाता था कि वास्तव में वह लाइनें उत्कीर्ण करवाता था। तो कुल 14 लाइन कहा जाता है, यानी 14 बातें लिखी गई थी और उन 14 बातों को 8 स्थलों पर उसने रखवाया। तब ऐसी स्थिति में पूछा जाता है कि वास्तव में अशोक के काल में जो शिलालेख होते हैं 8 स्थलों से हमें आपको 14 लाइनें मिलती है। कितनी लाइनें? 8 स्थलों से 14 लाइनें। तब आपसे पूछा जाता है कि अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में क्या कहा, द्वितीय में क्या कहा, तृतीय में क्या कहा, चौथे में क्या कहा, पांचवें में क्या कहा। सबको आपका काम होगा, आप सबको याद करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है हम उसको बता दे रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तब आप बताते हैं कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। किस शिलालेख में है? 13वें। हर एक बात आपसे पूछी जाती है कि क्योंकि आपने देखा अशोक क्या बन गया, आपने देखा अशोक बिल्कुल कलिंग युद्ध के बाद ही आपने देखा कि वास्तव में उसका बहुत तेजी से मनोदशा परिवर्तित होती है, वो चंडाशोक से धर्माशोक बन जाता है। तब अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में कहा जाता है कि पशु हत्या और हिंसा पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिया था उसने प्रथम शिलालेख में ही। बाकी आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा शासक होता है जो इहलौकिक और पारलौकिक भी की कल्याण की कामना करता है, तो अशोक एक ऐसा शासक आता है इहलौकिक ही नहीं बल्कि पारलौकिक कल्याण की कामना करता है। कहा जाता है कि वास्तव में अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो हमेशा उपस्थित रहा। कहा जाता है हमें आपको एक चीज देखने को मिलती है, ये आपने देखा स्तंभलेख, उस स्तंभलेख से पूछा जाता है कितनी लाइनें, यानी 6 स्थल से आपको 7 लाइनें मिलती है। जो 6 स्थल से आपको 7 लाइनें मिलती है, तब आपसे पूछा जाता है, देखिए बहुत पूछा गया प्रश्न है, वो 6 स्थल कौन है। वो 7 लाइनें तो आपसे नहीं पूछी गई हैं, लेकिन 6 स्थल के नाम आपसे पूछे गए हैं। 6 स्थल पूछा जाता है कौन कौन सा होता है। टोपरा से मिलता है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, सॉरी टोपरा जो मिलता है आपका टोपरा जो दिल्ली टोपरा, ठीक, आपका टोपरा से मिलता है। टोपरा के अलावा कहा जाता है आपके मेरठ से। जो टोपरा है वो आपका दिल्ली कला क्षेत्र यानी हरियाणा के क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो मेरठ था, यानी एक मेरठ स्तंभ शिलालेख मिलता है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग स्तंभ लेख मिलता है जो कि वो भी आपके उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग स्तंभ के अलावा लौरिया अर्राज और लौरिया नंदगढ़ मिलता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये आपसे पूछा जाएगा लौरिया अर्राज, लौरिया अर्राज और लौरिया नंदगढ़ क्या है, तो आप बताएंगे लौरिया अर्राज और लौरिया नंदगढ़ क्या है, स्तंभलेख है। देखिए ये स्थल है, लाइन नहीं है। ये लौरिया अर्राज पूछा आता है, लौरिया अर्राज लौरिया नंदगढ़ कहाँ है, तो आप बताते हैं लौरिया अर्राज और लौरिया नंदगढ़ आपको बिहार में मिलता है, बिहार के चंपारण में। उसके अलावा आपको एक मिलता है रामपुरवा अभिलेख, आपको मिलता है रामपुरवा अभिलेख। ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं याद करना है, आपको बस इतना याद कर लेना है कि वास्तव में उन स्तंभ लेखों में से ये जो 6 स्तंभ लेख मिलते हैं, 6 स्थल से मिलते हैं, इन 6 स्थलों में से 3 स्थल हमें आपको कहाँ मिलता है, बिहार के चंपारण में मिलता है। कहाँ मिलता है, बिहार के चंपारण में। कौन कौन मिलता है, लौरिया अर्राज मिलता है, लौरिया नंदगढ़ मिलता है और रामपुरवा मिलता है। कहाँ से मिलता है, मैंने कहा बिहार के चंपारण से मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम आप बात करते हैं गुहालेख की। गुहालेख में कौन आता है, गुहालेख 2 होते हैं, एक बराबर की गुफा होती है, एक नागार्जुनी गुफा होती है। एक बराबर की गुफा होती है और एक नागार्जुनी गुफा होती है। जब बराबर की गुफा की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि बराबर गुफा के अंतर्गत क्या क्या मिलता है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये बराबर की गुफा कहाँ है, आपको जहानाबाद के आसपास कहा जाता है कि चूंकि बिहार में है। सीधा सीधा आपको ज्योग्राफी के संदर्भ में भी यही क्वेश्चन पूछ लेता है, बराबर की गुफा कहाँ है, तो आप बताएंगे ये जो बराबर की गुफा है ये कहाँ मिलती है। यह बराबर की गुफा आपको मिल जाती है आपके बिहार में कहा जहानाबाद में। आपसे पूछा था इसके अंतर्गत कौन कौन सी गुफा आती है, लोमस ऋषि की गुफा आती है या लोम ऋषि की गुफा, सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। तब आपसे पूछा जाता है कौन सी ऐसी गुफा थी जिसमें एकास्म चट्टान है। लोमस ऋषि की गुफा जो है वो एकास्म चट्टान की गुफा है। पूछा जाता है कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें आपसे पूछा जाता है मेहराब मिलते हैं, तो आप बताएंगे कि वास्तव में मेहराब हमें सुदामा गुफा से मिलते हैं। कर्ण चौपड़ पूछा जाता है किस तरीके की गुफा है, आप बताएंगे आयताकार गुफा है। और महाभारत कालीन पूछा जाता है गुफा किसे कहा जाता है, इसी कर्ण चौपड़ गुफा को महाभारत कालीन गुफा कहा जाता है। पूछा जाता है कि वास्तव में कौन सी ऐसी गुफा है जो आजीविकों को समर्पित है, तो वास्तव में आप बताएंगे विश्व झोपड़ी गुफा, जो कहा जाता है अशोक ने बनवाए थे अपने शासन काल के 12वें वर्ष उसने इसे निर्मित करवाया था। और कहा जाता है इसने किसको समर्पित कर दिया था, आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है अशोक ना केवल बौद्ध धर्म को ही मानता था, कहा जाता है उसका बौद्ध धर्म को कहा जाता है उसकी बौद्ध धर्म में आस्था अधिक थी, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी कहा जाता है उसका समर्थन और कह सकते हैं कि वो सम्मान करता था। इसलिए आजीवक संप्रदाय को कहा जाता है समर्पित करता है। तो यह इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कि वो बाकी धर्मों को भी कहा जाता है कि स्थान देता था, ऐसा नहीं था कि स्थान नहीं देता था।
नागार्जुनी गुफा के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये जो नागार्जुनी गुफा होती है इसमें गोपिका आती है। कहा जाता है सबसे बड़ी गुफा कौन सी मिलती है? नागार्जुनी गुफा में सबसे बड़ी गुफा का नाम क्या है? गोपिका गुफा होती है। पूछा जाता है ये गोपिका गुफा किसने बनवाया था? कहा जाता है कि वास्तव में यह अशोक द्वारा, यह भी जो अशोक होता है, अशोक आप देखेंगे कि इन्हीं का कहा जाता है पौत्र होता है। कहा जाता है अशोक द्वारा इसे किसे दे दिया गया? पुत्र होता है, सॉरी, आजीवक संप्रदाय को दे देता है। वापी याका की बात करते हैं। वापी याका कहा जाता है कि वास्तव में ये दशरथ द्वारा निर्मित था। और कहा जाता है वेदाथिक की बात करते हैं। पूछा जाता है वेदाथिक किससे संबंधित होता है? वेदाथिक जो होता है वह आजीवक संप्रदाय से संबंधित होता है। तब आपने देखा ये वास्तव में पूरी की पूरी जानकारी जो अशोक के साम्राज्य के बारे में मिलती है। तब आपसे इतने बड़े साम्राज्य का शासक जो एक छत्र शासन किया अशोक ने, कहा जाता है एक छत्र सम्राट होता है, एक छत्र शासक होता है। लेकिन माना यह जाता है चूंकि यह अपने अधिकतम अधिकारियों को किसमें लगा दिया? यह अपने अधिकतम अधिकारियों रज्जु को सबको लगा दिया। कहा जाता है धर्म के प्रचार प्रसार में माना ऐसा जाता है इसका अंतिम जीवन ऐसे होता है कि इसे अपना अंतिम जीवन आधे आंवले पर बसर करना पड़ता है। इसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और यहीं से हमें आपको देखने को मिलता है मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें कहा जाता है अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है? शासन की प्रणाली आरंभ हो जाती है। यानी कहा जाता है कि जो इतना प्रतापी शासक होता है जिसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, वास्तव में उसका अंतिम समय इस तरह से होता है क्योंकि एक छत्र अकेला शासन करता था और सबको लगा दिया उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कहा जाता है कि वास्तव में हमें धर्म, राजनीति, संस्कृति सबको एक साथ लेकर चलना होता है। हम अगर किसी एक चीज़ पर बहुत बल दे देते हैं तो वास्तव में संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए सभी चीज़ों को हम संतुलन में रखकर कहा जाता है उसके लिए काम करते हैं, किसी एक को ही अधिक तवज्जो नहीं दिया जाता। तो हम आप देखें कि वास्तव में यहाँ आपने टोटल का टोटल मौर्य काल देख लिया और आप एक चीज़ देखिएगा इसी का अगले पुत्र आते हैं कई सारे जो कि कहा जाता है वो योग्य नहीं होते हैं। आप यही देख लेंगे, हालांकि योग्य नहीं होते हैं तो विशेष नहीं होते, विशेष कोई काम नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कौन कौन से आते हैं। ये यानी अशोक का पुत्र आता है, आपको देखने को मिलता है कुणाल। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कौन होता है इसके बाद शासक, और इसके बाद शासक होता है अशोक का पुत्र कुणाल होता है। जो अशोक का पुत्र कुणाल होता है, पूछा जाता है कि उसका टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलता है? 232 से 224 तक का मिलता है। 232 से लेकर 224 तक का टाइम पीरियड मिलता है। हमें आपको देखने को मिलता है कुणाल योग्य नहीं होता है। कुणाल के बाद जो अगला शासक आता है वो आता है हमारा आपका दशरथ। जो आपका दशरथ आता है, दशरथ की बात करते हैं, वो दशरथ का टाइम पीरियड कब से कब तक का होता है? 224 से लेकर 216 बीसी तक होता है। दशरथ के बाद बात करते हैं तो हमें आपको मिल जाता है संपदि, या तो कहा जाता है या संप्रति कहा जाता है, हालांकि संप्रति ही ज़्यादा पूछा जाता है। संप्रति की बात करते हैं, जो संप्रति होता है 216 से आपको देखने को मिल जाता है 207 बीसी तक। आपसे पूछा जाता है निष्ठ शासक कौन होता है? सबसे लास्ट जो आपको आता है शालिशुक आता है। शालिशुक की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है जो शालिशुक होता है वास्तव में उसका टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है? उसका टाइम पीरियड 207 से लेकर 206 बीसी तक चलता है। और लास्ट में जो आता है, सबसे लास्ट आता है जिसे आप क्या कहते हैं? देववर्मा। क्या कहते हैं? देववर्मा, या आप इसी को क्या कहते हैं? शतधनुष। ध्यान रखिएगा, शतधनुष। हम जानते हैं कि आप एक बात इसमें रटे होंगे कि इसका मौर्य काल का अंतिम शासक जो होता है वो बृहद्रथ होता है। देखिए इसी देववर्मा या शतधनुष को क्या कहा जाता था? बृहद्रथ कहा जाता था। वास्तव में इसका टाइम पीरियड कब से कब तक मिलता है? हमें आपको इसका टाइम पीरियड 206 से लेकर 187 बीसी तक यानी 185 बीसी के आसपास तक का टाइम पीरियड मिलता है। कहा जाता है कि वास्तव में यह अंतिम शासक होता है। पूछा जाता है कि वास्तव में इस बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? इसी बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग। कौन करता है? यह चूंकि ये निर्बल शासक होते हैं और इसी निर्बल शासक का है इसी निर्बल शासक यानी पुष्यमित्र शुंग की कहा जाता है हत्या कौन कर देता, यही पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है बृहद्रथ की हत्या कर देता है और एक अगले वंश की शुरुआत होती है। कहा जाता है वो आपका कौन आता है? वही आपका कहा जाता है शुंग राजवंश आता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं थी।